जाति की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसे कहेंगे? हमने ये बोला कि जब स्पीसीज या जाति का समूह बनता है तो उसको हम वंश कहते हैं। जाति किसे कहेंगे? जब जीवों का समूह होता है तो उसे जाति कहते हैं। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पेरिडस, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा लियो भी क्या है? जाति। पैंथेरा टिग्रिस भी क्या है? जाति। पैंथेरा पेरिडस भी क्या है? जाति। तो एक थोड़ी होगा, लियो यानी लोयन एक होगा क्या? नहीं। तो वो जो प्रॉपर रूप से जीव है, उन जीवों का समूह जो इस प्रकृति में क्या करें, जैसे मानव प्रजाति है तो हम सब मानव प्रजाति है, मानव जाति है। ये जीव, ये जीव, ये जीव, इन जीवों का समूह ही एक मानव प्रजाति कहलाए, जिसको हमने होमो सेपियंस बोला। तो हम बोलेंगे जाति किसे कहेंगे? जाति जीवों का समूह है जो इस प्रकृति के अंदर प्रजनन या जनन करता है और अपने समान या विशिष्ट लक्षणों समेत जाति को या संतति को उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? जाति कहलाती है। तीन शब्द। उससे पहले एकदम है कि ये जाति शब्द दिया किसने? किसने दिया? किसी को याद है? वेरी गुड, जॉन रे। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन रे। उसने ये शब्द दिया, जॉन रे। अब देखें कि इस जाति की जैविक अवधारणा किसने दी? जैविक अवधारणा का मतलब है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यही इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है। एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, उस अर्नेस्ट मेयर ने स्पीशीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया या जाति की जैविक अवधारणा दी। और इनके अनुसार जाति किसे कहेंगे? इनके अनुसार जाति जीवों का ऐसा समूह है जो प्रकृति में प्रजनन करते हैं तथा निषेचित संतति, इधर ध्यान देना बेटा, निषेचित का मतलब है वो आगे बच्चों को जन्म दे सके, निषेचित संतति उत्पन्न करती है। देखो बेटा क्या लिखा, अर्नेस्ट मेयर ने बताया कि जाति जीवों का एक ऐसा समूह है, जीव भी कौन से, एक टर्म ऐड कर रहा हूं यहां पे, परस्पर संबंधित जीव, परस्पर संबंधी जीव, यानी कि जाति एक ही होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड है। इस टर्म को आपको ऐड करना है यहां पर, ये जो है ना, इसको ऐड करना है यहां पर। कैसे? क्या हुआ? नया लिख दे, हो गया। अर्नेस्ट मेयर के अनुसार जाति परस्पर संबंधित जीवों का ऐसा समूह है, कैसा? ऐसा समूह है जो प्रकृति में क्या करती है, जो बेटा प्रकृति में क्या करती है? प्रजनन करती है और अपने समान ही संतति उत्पन्न करती है। तीन चीजें। हाँ, अर्नेस्ट मेयर। ओके,
पहली चीज परस्पर संबंधी होने चाहिए, दूसरे प्रकृति में प्रजनन करने चाहिए और तीसरे निश्चित संतति होनी चाहिए। इसी को हम जैविक अवधारणा या क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। शब्द किसने दिया? जॉन रे ने दिया। जैविक अवधारणा किसने बताई? अर्नेस्ट मेयर ने बताई। और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग कभी कभार पूछा जाता है कि जाति शब्द किसने दिया, तो जॉन रे। जैविक अवधारणा बहुत सारी 13 अवधारणाएं शामिल है। जैविक अवधारणा, आनुवांशिक अवधारणा, पारिस्थितिकी अवधारणा, आकारिकी अवधारणा, है ना, शारीरिक अवधारणा। बट अपने सिलेबस में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही है, इसलिए हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे। समझ में आया? अब इसके बाद में हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। पहली पहचान तो हमने देखकर कर ली। नामकरण हमने द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग कर लिए। नामकरण के बाद में क्या आता है? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के ऊपर चलते हैं। तो वर्गीकरण, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव हैं। उन सारे जीवों को अलग अलग आधार पर अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था, इधर ध्यान दो बेटा, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था अरस्तु ने क्या किया? सिर्फ 2 चीजें बताई। जिनमें जड़ तना पति थे उनको तो पादप कह दिया, और जो जंतु जैसे दिख रहे थे उनको जंतु के। दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर इसी चीज को थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से बताने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कैरोलस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? पादपों को एक विशेष नाम दिया जिसका नाम था प्लांटी। एनिमल्स को एक नाम दिया जिसका नाम था, पादपों को 3 भागों में बांटा। एक तो हो गया हर्ब यानी कि औषधीय पादप, एक हो गया श्रब्स, और एक हो गया ट्री यानी कि शाक, शूप और शाक, झाड़ी और वृक्ष। और इसको भी 2 ग्रुपों में बांटा, एक इनेमा और एक एनेमा। एक इनेकिमा और एक एनेकिमा। इनेमा एनेमा कैसे? जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा, एक जिसके अंदर जो रक्त का रंग है वो लाल है, और एक जिनमें रक्त का रंग लाल नहीं है। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी उनको तो बोला इनेमा, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी उनको बोला एनेमा। जैसे कि मेंढक पहले ना, जैसे कॉलेजेस के अंदर डाइसेक्शन होता है, मतलब कि मेंढकों को काटा जाता था, कॉकरोच को काटा जाता था, तो मेंढक के अंदर लाल रंग नहीं होता। आप किसी चींटी यानी कि कीड़ी को मारते हो तो क्या खून बहता है? नहीं। मकोड़े को मारते हो खून बहता है? नहीं बहता। तो एक जिनके अंदर रेड ब्लड होता है, एक जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। इसी पद्धति को जो कैरोलस लीनियस ने दी, इसको बोला जाता है द्विजगत वर्गीकरण। क्या बोला जाता है? द्विजगत पद्धति या द्विजगत वर्गीकरण। समझ में आया? अपने पास में 2 जगत आए, प्लांटी आया और एनिमली आया। तीसरे नंबर पे चलते हैं त्रिजगत। इधर सुनना बेटा, त्रिजगत प्रणाली। पहली चीज तो दी किसने? हैकल ने दी। त्रिजगत प्रणाली मतलब जगत कितने होंगे? जगत होंगे 3। नाम ध्यान रखने के लिए, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके नाम में अक्षर भी कितने होंगे? 3, है ना। इसने क्या किया? हैकल ने एक और जगत बताया, और उस जगत का नाम था क्या? प्रोटिस्टा। तो पहला अपने पास में प्लांटी है, दूसरा एनिमेलिया है, और तीसरा क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे के सारे एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, वो बाद में देखेंगे। क्लियर? त्रिजगत प्रणाली दी किसने? हैकल ने दी। 3 जगत बताए, प्लांटी एनिमेलिया पहले से ही था, प्रोटिस्टा एक और बता दिया। आगे चलो, चतुर्जगत प्रणाली। चतुर्जगत, नाम में कितने शब्द होने चाहिए? चतुर का मतलब 4 जगत है,
तो ये देने वाला वैज्ञानिक भी कौन था? कोपलैंड करके एक वैज्ञानिक था, कोपलैंड वैज्ञानिक ने दिया। पहला जगत प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा, बिल्कुल चौथा जगत था मोनेरा, जिसमें सारे के सारे जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया। अब क्या होता है, कभी कभार है ना, एक सेकंड, कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि भाई हैकल ने कौन सा दिया और कोपलैंड ने कौन सा दिया। तो हमें ध्यान रखना है एच और पी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ध्यान रखो तो क्या, या फिर एचपी का लैपटॉप ध्यान रखो तो क्या। एच फॉर हैकल, पी फॉर प्रोटिस्टा। इधर हम ध्यान रखेंगे सीएम, सीएम चीफ मिनिस्टर कह दो, सी फॉर कॉपलैंड, एम फॉर मोनेरा। समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? सीएम ने हाकल करी, क्या करी कि प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा आया। सी फॉर कॉपलैंड, एम फॉर मोनेरा, हाकल फॉर हैकल, यानी एच फॉर हैकल, पी फॉर प्रोटिस्टा। चार जगह समझ में आए। अब आता है मुख्य और पांचवी प्रणाली, कौन सा? पंच जगत प्रणाली। दी किसने? आर एच वी टेकर ने दी। कब दी? 1969। अब ध्यान दो, इसमें प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया। एक जगह और बताया इसने जिसमें था कवक। पांचों को इन्होंने व्यवस्थित ढंग से, यानी कि सबको पर्टिकुलर एक एक रूप से व्यवस्थित किया कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। इसके अंदर इसने पहला तो बता दिया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, मोनेरा में सारे जीवाणु रखे, प्रोटिस्टा में सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट रखे, तीसरा मोनेरा कवक, कवक का मतलब सारी की सारी फंजाई जितनी भी थी वो सारी इसी में थी। चौथा प्लांटी, समस्त स्वपोषी पादप, और पांचवा एनिमेलिया, जिसमें सारे के सारे। अब देखो बेटा इधर, ये पंच जगत ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से आता है। पांच जगत समझ में आए। अब सिस्टमेटिक में एक चीज बताई थी, उद्विकाशीय अंतर संबंध। मतलब कि सबसे पहले मोनेरा आया, मोनेरा से प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा से कवक, कवक से प्लांटी, प्लांटी से एनिमेलिया। प्लांटी में भी एल्गी बना, एल्गी से ब्रायो बना, ब्रायोफाइटा से टाइडोफाइटा बना, टाइडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, और जिम्नो से एंजियोस्पर्म। किस प्रकार से बने, उसके लिए इन्होंने एक ट्री व्यवस्था बनाई। ट्री का मतलब एक पेड़ बनाए। सबसे पहले इन्होंने जो आधार रखे वो पहला आधार था कि किस आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। पहला आधार था कोशिका का संगठन, कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। उसके साथ में इन्होंने रखा कि भाई केंद्रक कैसा है, यानी कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो पहले इन्होंने क्या बताया, कोशिका का प्रकार बताया। कोशिका प्रकार या तो क्या हो सकता है बेटा, या तो हो सकता है प्रोकैरियोट, या कैसा हो सकता है बेटा, प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो अपने पास में एक जगत आ जाता है, कौन सा? अभी बात की हमने सारे के सारे जीवाणु, पहला जगत आ गया। फिर क्या आया दूसरा, यूकैरियोट। यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट की बात करें तो यहां पर वो दूसरा आधार ले आया, कौन सा, कि कोशिका का संगठन। कोशिका या कोशिकीय संगठन,
एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। तो या तो क्या होगा, एक कोशिकीय होगा या कैसा होगा, बहुकोशिकीय होगा। अब देखो बेटा इधर, एक कोशिकीय यूकैरियोट को जब मिलाया तब कौन सा जगत बना, दूसरा जगत आया जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटिस्ट। ये प्रोटिस्ट, ये दूसरा जगत। अब तीसरा जगत है कवक, वो भी यूकैरियोट है, बहुकोशिकीय है। दूसरा चौथा जगत आ जाएगा प्लांटी, वो भी बहुकोशिकीय है, यूकैरियोट है। पांचवा जगत एनिमेलिया, वो भी बहुकोशिकीय यूकैरियोट है। तो इन तीनों को अलग कैसे करना रहा, तो देखो तीसरा ये प्रकार ले आए जिसका नाम था पोषण। सबसे मुख्य आधार यही था। पोषण के आधार पर तीन पोषण, एक तो स्वपोषी, मृतोपजीवी और फिर परपोषी। अगर स्वपोषी, क्या बोले बेटा कि स्वपोषी बहुकोशिकीय यूकैरियोट, तो क्या आ जाएंगे, पादप। यहां आ गया प्लांटी। स्वपोषी है लेकिन मृतोपजीवी है, कवक। आपने देखा होगा फफूंद अचार के ऊपर होती है, बासी रोटी के ऊपर होती है, तो यहां आ जाएगा कवक। और परपोषी में कौन आ जाएगा, एनिमल। इस व्यवस्था को बलून व्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बलून व्यवस्था। किस तरीके से, इस तरह। और ये प्रॉपर ढंग से यहां से स्टार्ट होती है। कहां से, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट से क्या बना, यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी एक कोशिकीय, एक से क्या बना, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में भी तीन कैटेगरी, स्वपोषी, मृतोपजीवी और परपोषी। तो ये स्वपोषी की तरफ चले गए, ये मृतोपजीवी की तरफ चले गए, ये परपोषी की तरफ। इससे अपने पास में 5 किंगडम अच्छी तरीके से आ सकते हैं। इसीलिए पंच जगत प्रणाली को सब पढ़ते हैं और व्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ पर हर बच्चे को मालूम होगा कि पंच जगत प्रणाली किसने दी, RHV टेकन। छोटी क्लासों से यही पढ़ाई जा रही है, इससे पहले वाले डिस्कशन में भी नहीं। समझ में आया, अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से, ठीक है। अब एक लास्ट चीज करवा रहा हूं, इन पांचों जगतों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस का मतलब इनमें अंतर क्या होगा। देखो बेटा, क्या लिखूं, पांचों के पांचों जगत लिखूं। पहला कौन सा, ये मोनेरा, लास्ट है बेटा ये मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। क्लियर। सबसे पहला कोशिका का प्रकार, या तो क्या होगी, प्रोकैरियोट, या कैसी होगी, प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा है, बाकी सारे कैसे हैं, ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, सारे नहीं लिख रहा मैं। क्लियर। दूसरा केंद्रक का प्रकार, ये अल्प विकसित, बाकी सारे सुविकसित, ये भी और ये भी। क्लियर। यहां बात करें तीसरा कोशिकीय संगठन, ध्यान देना बेटा इधर, कोशिकीय संगठन। मोनेरा की बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है। ये प्रॉपर कैसा होता है, एक कोशिकीय, बाकी सारे ये बहुकोशिकीय, ये बहुकोशिकीय, ये बहुकोशिकीय। क्लियर। आगे चलते हैं। चौथे में बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होती है और किस में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली हालांकि होती तो सब में, हम बात करेंगे किसकी बनी होती है। मोनेरा की बात करें,
एक मिनट बेटा, मोनेरा की बात करें तो किसकी, पेप्टिडो ग्लाइकन, इनमें किसी में होती है किसी में नहीं होती। क्या हुआ, पेप्टिडो, सॉरी कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति, झिल्ली नहीं बेटा, भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अगर बात करें इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की, इनमें किसी में होती है किसी में नहीं होती। अगर होगी तो सेल्यूलोज की होगी, वरना नहीं होगी। आगे चलते हैं, इसमें किसकी बनी होती है, काइटिन। पादपों में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। हाँ बेटा विशाल, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, हाँ तो बता, एनिमेलिया। जंतुओं में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तू जंतुओं में आता है कि नहीं आता, पहले तो ये बता, आता है ना, तेरे में कोशिका भित्ति है, होते है तेरे में, कहाँ है बता। अरे बेटा एनिमेलिया में कोशिका भित्ति जो है वो सेल वॉल है, वो नहीं होती, अपने में बस स्किन होती है, डर्मिस। दो भाग है, एक तो डर्मिस यानी एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, सेल वॉल अपने में नहीं होती। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, अनुपस्थित। अच्छा तभी बोला नहीं, वेरी गुड। पांचवी चीज, केंद्रक झिल्ली, इधर ध्यान दो, केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रक ही नहीं होगा, यानी कि झिल्ली भी कैसी होगी, अनुपस्थित। बाकी सब में लास्ट अंतर, पोषण। देखना बेटा इधर, मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है, एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो हर तरीके का पोषण करता है, मतलब पोषण की दृष्टि से इसमें विविधता पाई जाती है। ये कैसा होता है, स्वपोषी भी होता है, मृतोपजीवी भी होता है, परपोषी भी होता है, परजीवी भी होता है। ये स्वपोषी होता है, ये मृतोपजीवी होता है, ये स्वपोषी होता है, ये कैसा होता है, परपोषी। बस हमें ये चीजें ध्यान देनी है और ज्यादा हमें कुछ भी इसमें पढ़ना। आज वाली क्लास पल्ले पड़ी, किसी को कोई दिक्कत कि सर ये चीज यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आई, ओके। बाकी वाली चीजें जो है हम क्या करेंगे,